विजय सरदारा जी का। विजय जी, ये बताएं नमस्कार सर। कि आज मैंने देखा कि विपक्ष के स्वर बहुत ही दुर्बल से सुनाई पड़ रहे थे। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो पूरा एक शगुफा चला रखा था कि देखिए बजट के बाद ये जो पूरा अलायंस है एनडीए ये बिखर जाएगा, वो उस पे उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जिनसे उनको बहुत आशाएं हैं कि संभवतः वो साथ छोड़ देंगे, हालांकि साथ छोड़ने के बाद भी उनको क्या लाभ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज उनका स्वर जो था वो बड़ा मध्यम सा था। संजय जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है विपक्ष की, अनफॉर्चुनेटली विपक्ष के पास कोई फोकस्ड एजेंडा नहीं है। आप देखेंगे, चाहे वो चुनाव की रैली हो या संसद की कार्रवाई हो या आज बजट का दिन हो, देश में इतने गंभीर मुद्दे हैं जिन पे सीरियस चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के अंदर, विद इन विपक्ष, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और जो गंभीर मुद्दे हैं समाज से रिलेटेड, लोगों से संबंधित, उनको भी वो नहीं उठा पा रहे। ऐसा नहीं है कि इस बजट में सारी चीजें बहुत ही रोजी हैं, बहुत चिंताजनक आकलन भी है इस इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक। अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे विपक्ष ने या तो पढ़ना बंद कर दिया है, या सोचना बंद कर दिया है, या उसको कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। अब वो क्या कारण है? अब जैसा अक्सर होता है कि भाई, जब आपका लीडरशिप एक्टिव रोल नहीं ले रहा है, अब राहुल गांधी साहब अगर विपक्ष के नेता बन रहे हैं और अब बजट सेशन से पहले उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। उसके अलावा मुझे लगता है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं इंडिया अलायंस में, वो सारे के सारे राहुल गांधी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एज वाइज भी सीनियर है। चाहे वो आप लालू जी की बात कर लो, शरद पवार जी की बात कर लो, साउथ के पार्टीज की बात कर लो, अपने शिवसेना की बात कर लो, उद्धव शिवसेना। तो मुझे लगता है कहीं ना, ममता की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक मजबूरी का गठबंधन है जो सिर्फ चुनाव के लिए था, और अब तो केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि हमें उस गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि विपक्ष के पास मौका होते हुए भी वो अपना, जिसको कहते हैं ना कि हाउस इन ऑर्डर, नहीं कर पा रहा। तो जो आपका कहना है सर, मुझे लगता है ये उसी का ही एक रूप है कि विपक्ष के जो सुर हैं वो दबे हुए। जी, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था कि आंध्र प्रदेश को उनकी राजधानी के लिए पैसे मिलेंगे, और चूंकि स्पेशल स्टेटस बिहार को रिफ्यूज कर दिया गया था, इसलिए उनको जो है वो कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल पैकेज इत्यादि मिलेगा। ये तो दिस वाज ऑन द कार्ड्स। तो इसको लेके इतना इनको संशय क्यों था? ये क्यों सोच रहे थे कि भाई ये लोग एनडीए वाले इतने कच्चे हैं कि इस छोटे से गेम को भी नहीं खेल पाएंगे? देखिए सर, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु, एंड ऑफ द डे है तो सब भारत के हिस्से। जी। और अगर कोई राज्य किसी भी कारण से बैकवर्ड रह जाता है, वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करके, वहां पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकते हो, जिसके कारण वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, देश में औद्योगिक स्थिति में सुधार हो, किसानों की स्थिति में सुधार हो, फूड सप्लाई इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, टूरिज्म डेवलप हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे हर चीज में पॉलिटिक्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि देखिए, अगर आज बिहार में इन्वेस्टमेंट होता है, और लेकिन सवाल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो वास्तव में हो, वो जिस तरह से बिहार में पुल गिरते रहते हैं हर दूसरे दिन, वो हम्म। स्थिति ना हो। केंद्र सरकार अगर ऐसा दे रही है तो मॉनिटर भी करे। क्योंकि आप ये हम्म। गए कि नीतीश कुमार को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, तो भाई आप क्वालिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद अगली किस्त जारी करिए, और क्वालिटी सर्टिफिकेट पे बिहार की एजेंसी नहीं करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगी जो क्वालिटी चेक करेगी।
ऑडिटिंग करेगी। पैसा देश का है, नीतीश कुमार जी के लिए पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है, ना बीजेपी का पर्सनल पैसा। तो इस स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जरूरी है और बिहार में पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। अगर उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसका पॉलिटिकल फायदा होता ही है। पिछले 70 साल में क्या कांग्रेस ने अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया? क्या उन्होंने बाकी जगह पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन से देख के रेलगाड़ियां नहीं चलवाई? पहले तो होता ही यही था कि भाई कहां से कहां रेलगाड़ी जाएगी, जहां हमारी सरकारें वहां रेलगाड़ी चलेगी, जहां अपोजिशन की सरकारें वहां रेलगाड़ी भी सैंक्शन नहीं होती थी। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है सर। ये तो जो कुर्सी पे है, जो सत्ता में है, अगर वो अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं करेगा तो फिर वो सत्ता में आया क्यों? ये बात भी समझने की। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, अब विपक्ष हर चीज में अगर उसको नैरो माइंडसेट से देखना चाहता है तो वो छूट है उनको। नहीं, देखिए है क्या? ये तो एक तरह से रिचुअल है कि ऑपोजिशन तो बजट को हमेशा या तो गरीब विरोधी बताएगा या ये कहेगा कि इसमें कोई विजन नहीं है, महंगाई बढ़ाने वाला। ये रटी रटाई सी बातें हैं जो हर बार ये लोग करते हैं। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने 3 बातें कही, वो तो बड़ी अजीब सी थी कि साहब कुर्सी बचाओ बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है। भाई कुर्सी बचाना तो हर पार्टी का दायित्व है। कुर्सी नहीं बचाएंगे कि नहीं साहब, हम आपको गिफ्ट कर देते हैं कुर्सी कि साहब अपीज एलाइज, ये भी कोई गलत बात नहीं है भाई। अपीज एलाइज, अपीज योर ओन स्टेट्स, अपीज क्रोनीज, बेनिफिट टू अंबानी अडानी। अब ये आप समझाएं मुझे कि इसमें कैसे है बेनिफिट टू अंबानी अडानी। और कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। अब ये कांग्रेस मैनिफेस्टो को किया तो इनको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई कांग्रेस की इतनी विजडम है, जिससे जो है वो बीजेपी ने कुछ सीखने का प्रयास किया। इसमें बुराई क्या है? तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इस पर थोड़ा सा आप हमें ज्ञान दें। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि एज ए अपोजिशन लीडर उनके पास इससे ज्यादा बहुत कुछ था कहने को। लेकिन जैसा लगता है कि होमवर्क उन्होंने नहीं किया, बजट स्पीच को ध्यान से नहीं पढ़ा, और अगर उनको कॉपी मिली होती वहां पे तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें होती हैं अनुभव के हिसाब से कि आप सबसे पहले वही पन्ने जाके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप कुछ नहीं करते तो बजट एलोकेशन ही देख लेते, यही देख लेते कि भाई जो आपने बजट डेफिसिट हो रहा है उसकी भरपाई आप कैसे कर रहे हैं, उसका जो पुराना लोन सर्विसिंग है उसकी लायबिलिटीज क्या है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सरकार को घेरने के लिए आपको आसानी से मिल जाती है। सवाल अब इस बात का है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि साहब कट पेस्ट है, तो मुझे ये बताइए कि सर गरीबी हटाओ या गरीबी बचाओ, अब इसके अलावा आप क्या लिखोगे? अगर देश में विकास होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का या आज की सरकार का, तो अब इसमें आप क्या कहते हैं? सिर्फ वोकेबलरी बदलने से कट पेस्ट होगा या इंटेंशन भी कट पेस्ट होगा? और अगर राहुल गांधी साहब ये बोलते हैं कि उनका जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो बातें नहीं लिखी हैं जो कांग्रेस की बात मैनिफेस्टो में लिखा है? या पुराने बजट स्पीचेस पिछले 10 साल से मोदी साहब स्पीच दे रहे हैं, मतलब वित्त मंत्री स्पीच जो भी रहे हैं 7 साल से तो निर्मला जी दे रही हैं, तो हर बार क्या हम महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये बोलना बंद कर दें? रोजगार कैसे क्रिएट किया जाएगा ये बोलना बंद कर दें? देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा ये बोलना बंद कर दें? कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग? तो कट पेस्ट है, एक दूसरे का कॉपी है। जब एक टेम्पलेट है आपके पास, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था 10 साल? उन्होंने भी तो कट पेस्ट ही किया था। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? हाँ, एक आदमी है जिसने कट पेस्ट नहीं किया था, वो था नरसिम्हा राव। वो मेजर रिफॉर्म्स थे, बाकी सबने तो कट पेस्ट ही किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, वही बात आती है विपक्ष को लेके कि विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए सीरियस मुद्दों पे, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैसे वेस्ट किया जाता है ये भारत का विपक्ष आपको बता रहा है। और ये दुख की बात है, क्योंकि जनता की आवाज को उठाना, सरकार को मुद्दों पे घेरना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष चूक रहा है और हर चीज में राजनीति देख रहा है तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है, ना उनके लिए, ना जनता के लिए, ना सरकार के लिए। क्योंकि जब तक आप सरकार को घेरोगे नहीं, वो भी अलर्ट नहीं होंगे, वो भी और अच्छा काम नहीं करेंगे। जब उनको जी। पता है, लगेगा कि भाई विपक्ष उनको घेरेगा, तो वो ज्यादा तैयारी करेंगे, बजट के बारे में और सीरियस होते और ज्यादा अच्छी स्कीमें लेके आते अगर विपक्ष घेरने की स्थिति में होता। तो अगर आपका ओपोनेंट वीक है तो आप भी फिर होमवर्क कम ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वॉकओवर तो मिल ही जाना है, तो क्यों दिमाग लगा। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा रोल प्ले कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी देर के विपक्ष की भूमिका में रखिए, और यदि आप विपक्ष होते तो आप इस बजट की क्या आलोचना करते हैं? मैं सबसे पहले ये कहता कि आपने भारत को डेट ट्रैप में फंसा दिया। इस बजट में जो सबसे खतरनाक नंबर है, हमारे पे इस समय जितना लोन है देश पे, उसका ब्याज है 11.63 लाख करोड़, और उस ब्याज को चुकाने के लिए सरकार इस बार एज पर बजट 11.63 लाख करोड़ का बाजार से लोन ले रही। तो जितना आप लोन ले रहे हो वो उतना पूरा का पूरा ब्याज में दे रहे हैं, अभी मूल अलग है। तो क्या मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में भारत को डेट ट्रैप में फंसा दिया है? यह सवाल मेरा होता है एज ए विपक्षी नेता, और मैं मोदी साहब से सवाल एक ही करता कि इस जो डेट ट्रैप है, जो ऋण का जाल हमारे ऊपर डाल दिया है आपने, इसको हटाने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है? पहली, आपका जो बजट है वो है 48 लाख करोड़ का, आपकी आमदनी है 32 लाख करोड़, आप 16 लाख करोड़ इस साल भी लोन लेने के चक्कर में हैं, ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ रुपए रोज देश चलाने के लिए। इसको चुकाने का क्या इंतजाम है, जरा ये एलोबरेट करिए। मोदी साहब को आप बहुत अच्छी तरह से घेर सकते हैं, लेकिन विपक्ष मौका चूक जाता। लेकिन कैसे और बहुत मुद्दे हैं। घेरते? इन्होंने जो स्कीम दे रखी थी वो अगर इम्प्लीमेंट कर देते, अगर ये आ जाते और वो सारी स्कीम ले लेते, तो ये खर्चा 48 की जगह 90 लाख करोड़ पहुंच जाता। मैं वही कह रहा हूं सर कि ये स्थिति है। अब लॉलीपॉप या फ्री बीज से काम नहीं चलने वाला है। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आपको ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। इसमें मूलधन मैंने जोड़ा नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जोड़ी है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग की बात कर रहा हूं। तो अगर आप मूलधन भी जोड़ देते हैं तो आपको और बहुत कुछ लेना पड़ेगा, और 16 लाख करोड़ तो आप इस साल भी ले रहे हैं बजट के हिसाब से। तो सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में देश की स्थिति क्या होगी, और ये अगर डेट ट्रैप है तो आने वाले समय में आपको अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो शायद लोन ना देंगी तो ज्यादा ब्याज पे देंगी, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग पे बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है। और उस स्थिति के अंदर आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी या सरकारी इन्वेस्टर्स जैसे गवर्नमेंट को भी या स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो लोन मिलेंगे उसका रेट ज्यादा होगा। तो कुल मिला के इस समय जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो 91 में रिफॉर्म हुए थे, मुझे लगता है उससे ज्यादा एग्रेसिव रिफॉर्म आज करने की जरूरत है। और मोदी साहब के पास ये मौका था, पता नहीं वो मौका क्यों चूक गए, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने एक ही बात कही थी कि अभी और बड़े और कठोर फैसले होने बाकी हैं, और अब अगर उनको मौका मिला है तो जनता के सामने बताते कि भाई देखिए ये चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं, अब हम इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और हम कुछ बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि इस देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है, आपको लेना है प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कैपिटल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो कानून आपके हैं उसने भ्रष्टाचार को बेतहाशा बढ़ा दिया है।
और जो ईडी और सीबीआई का डंडा है, ये दिखा दिखा के जो भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अपने रिश्वत के दाम 4 गुना कर दिए कि देखिए रिस्क बढ़ गया इसलिए हमारे रेट बढ़ गए। इस ये आपकी समय बात ग्राउंड लेवल पे स्थिति बहुत खराब है, तो ये स्थिति को एड्रेस करना जरूरी है, नहीं तो मोदी साहब के लिए 5 साल भारी पड़ेंगे। 16 लाख इस साल आप ले रहे हैं, हर साल ऑन एन एवरेज अगर आप 15 लाख के हिसाब से लेंगे तो 75 लाख रुपए का लोन तो इस 5 साल में हो जाएगा, 2029 आते आते। आपका सारा बजट वहां चले जाने वाला है, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। आज भी 90%, टू बी प्रिसाइज 91% जो बजट है आपका वो ऑलरेडी कमिटेड है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ 9% है, और 9% भी अगर ब्याज बढ़ता रहा तो ये भी मोदी सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये सॉफ्ट पेडलिंग से काम नहीं चलेगा। जो कहा था मोदी ने बजट अपने इलेक्शन कैंपेन में कि कड़े फैसले लेने होंगे, उसका वक्त आ जी, अब गया। जी थोड़ा इनके जो बजट के जो और पहलू हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। जी मिडिल क्लास के लिए क्या है इसमें? देखिए, मिडिल क्लास के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है इन्फ्लेशन और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब जो बात इन्फ्लेशन को बार बार कही जा रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही चिंता की बात है, और कोई भी शॉर्ट टर्म मेजर हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, हम छोटा देश नहीं है, हम कोई 5, 7, 10, 50 मिलियन वाले लोग नहीं है, हमारे यहाँ पे 144 करोड़ लोग हैं। अगर आप आयात भी करना चाहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतना सामान नहीं होगा कि वो आपको आयात करने का मौका मिलेगा और आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज स्थिति ये है कि बहुत सीरियसली इस बजट को देखना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैसा एलोकेट किया गया है इस बजट में, उसको टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्ट करवा के रिजल्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग करने के अलावा हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। और अगर थोड़े समय के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, क्वांटिटेटिव स्टॉकिंग पे बैन लगा दिया, स्टॉक लिमिट्स लगा दिया, वगैरह वगैरह, ये शॉर्ट टर्म मेजर है। लेकिन जब आपको पता है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं सर आपको कि इस बजट में कहा गया कि हम खाद्य तेलों में और दालों में आत्मनिर्भर होंगे। इकोनॉमिक सर्वे उठा के आप देख लीजिए, आपकी दालों की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो रही हैं। तो जो आपकी रियलिटी है वो आपका बजट नहीं बता रहा है, आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आत्मनिर्भर होना है तो इसका प्लान कहाँ है? 10 साल से अब आपकी सरकार है, आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने नहीं किया और हम करेंगे। 10 साल में आपने प्लान तक नहीं बनाया, नहीं तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती? इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए। आत्मनिर्भर बनेंगे तेलों में, ये सुन रहे हैं पिछले 5 साल से, हर साल आयात बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया हम करेंगे, 2014 में $50 बिलियन चाइना से आयात था, बढ़ के $150 बिलियन हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि मिडिल क्लास की चिंता जरूर सरकार कर रही है, लेकिन हाँ, इंटेंशन भी है, अनाउंसमेंट्स भी हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है उस पॉलिटिकल विल का कि हमें करके दिखाना है। सिर्फ हेडलाइन बन जाती है और उसके आगे कुछ नहीं होता। ये चिंता की बात है मोदी सरकार की। तो इतना बड़ा पीएमओ है तो कम से कम मॉनिटरिंग तो और एनफोर्समेंट तो किया जा सकता था, जो नहीं हो रहा। मुझे ये समझाएं थोड़ा सा कि आज एग्रीकल्चर के स्टॉक्स जो थे वो क्यों बढ़ गए हैं? लगभग 10% का उछाल आया एग्रीकल्चर के स्टॉक्स में। देखिए सर, बात बहुत सिंपल है। सरकार ने ये बोला है कि हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है।
दूसरा, उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च पे रिव्यू करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक एग्रीकल्चर रिसर्च क्या होता था सर, कि आप आईसीआर को पैसा दे देते थे और भूल जाते थे, और आपके वहां कुछ आउटपुट निकला या नहीं निकला, इसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था। हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आईसीआर या एग्रीकल्चर रिसर्च को रिव्यू करेंगे। करेगा कौन? वहीं से रिटायर्ड साइंटिस्ट? तो कुछ नहीं निकलने वाला है। वो ये कहेंगे ही नहीं कि यहाँ पे साहब सब कुछ गड़बड़ है, इस पूरे सिस्टम को या तो बंद कर दो या रीऑर्गेनाइज करिए, और जिस तरह से काम हो रहा है ये सब फालतू है, ये बोल नहीं सकते हो। तो कौन उसको रिव्यू करेगा? सबसे पहला सवाल तो वहीं खड़ा हो जाएगा। दूसरा, क्या रिव्यू के अंदर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का होगा? क्योंकि आज जो किसान महंगे बीज भी लेता है तो वो प्राइवेट सेक्टर के लेता है, उसको पता है कि ये बीज परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ जो सब स्टैंडर्ड बीज है उसको सब्सिडी देके, सब स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि विच आर नॉट बेस्ट परफॉर्मर, उनको आप सब्सिडी देके बांट देते हैं ताकि आपको ये लगे कि जी किसान को बीज मिल गया, लेकिन ये नहीं बताते कि इस बीज से गरीबी बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। वो जो सिस्टम है उसको बदलना जरूरी है। तो शायद इंडस्ट्री को या कॉर्पोरेट को ये लगता है कि अब शायद सरकार जागेगी, क्योंकि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, और अब अगर जागते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसर्च में भी और क्वालिटी प्रोडक्शन में भी। अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकते हैं, नॉट फिक्स कर सकते हैं। तो एक उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ फूड क्राइसिस बढ़ रहा है, अब फूड सिक्योर नहीं है। पॉलिटिकली आप कुछ भी बोले कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। 70% तेलों का आयात होता है, 4-5 मिलियन टन आप दालों का आयात करते हैं। मक्के के लिए ऑलरेडी किसानों ने एप्लीकेशन दे दी और सरकार कह रही है कि मक्का आप आयात कर लो। ये वही मक्का है जो 10 साल पहले हम लोग 4 से 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे। आज इंडस्ट्री, किसानों ने एप्लीकेशन दी है कि 5 मिलियन टन आयात करने दो। अब आप समझिए स्थिति। और सबसे बड़ी बात, हम जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड अंतरराष्ट्रीय बाजार से सोयाबीन और मक्का लाने को तैयार हैं, लेकिन अपने किसान को जीएम टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है और ये कौन सी प्लानिंग है, मुझे समझ में नहीं आता। ये साहब इकोसिस्टम के आगे सरेंडर है और कुछ नहीं है। तो अब मोदी साहब को ये समझना चाहिए ना, उस इकोसिस्टम को बताएं कि भैया मेरे सामने ये चैलेंज है, तुम रास्ता बताओ। अगर रास्ता नहीं बताते हो तो फिर हम डिसीजन ले रहे हैं। हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं कि बताइए कि प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव होगा, आप जिम्मेवारी ले लो, 20-20 डेमो फार्म लगाइए, जो आपको करना है करिए, हमें दिखाइए परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है। हमें नहीं आ समझ में। इकोसिस्टम को हेड ऑन लेना पड़ेगा। आप घबराते क्यों हैं? वैसे भी इकोसिस्टम को मनाने के चक्कर में, उनको पुचकारने के चक्कर में बदनामी तो आप ही की हो रही है। महंगाई तो आप ही के कारण देश में बढ़ रही है, आपके राज्य, आपके शासन में बढ़ रही है। इस समय इकोसिस्टम क्या बोल रहा है? ये चिंता की बात। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर में कहा गया कि साहब हम 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाएंगे। आपके पास खाने को वैसे ही नहीं है। क्या नेचुरल फार्मिंग से हिंदुस्तान में महंगाई कंट्रोल होगी? श्रीलंका क्या नेचुरल फार्मिंग से? मैं वही कह रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग 2-3 बार अपने भाषण में बोल दिया। दबी जबान से सारे साइंटिस्ट और सारे अधिकारी बोलते हैं यार ये चीज चलने वाली नहीं है, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अब प्रधानमंत्री जी की बात को कौन गलत सिद्ध करे कि प्रधानमंत्री जी आपका स्टेटमेंट वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है, ये भारत के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। अब ये कौन बोलेगा प्रधानमंत्री जी को? है किसी में हिम्मत? संजय जी बोल सकते हैं, बाकी किसकी हिम्मत? तो कहने का मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है कि हमें इस बात को सर हेड ऑन लेना पड़ेगा, चाहे हम डायरेक्ट बात करें या बीजेपी के जो प्रॉपर चैनल है वहां से मैसेज कहलवाया जाए, आरएसएस के थ्रू कहलवाया जाए, या जो हम अभी कर रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और ये धीरे धीरे परकोलेट होकर अगर बीजेपी और डिसीजन मेकर्स में पहुंच जाता है
और वो कोर्स करेक्शन करने को तैयार हो जाते हैं तो आपका और हमारा प्रयास सफल माना जाए। एक ये बात आती है। जी। और जो दूसरा सेक्टर जिस पे जो है वो काफ़ी आज बातचीत पूरे दिन होती रही, और वो फाइनेंशियल सेक्टर था जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म वाला बढ़ा दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब की मार्केट्स को कूल करने के लिए किया गया ये। देखिए, मार्केट तो कूल होंगी, वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है सर, भारत में सबको ये पता है कि 144 करोड़ का देश है, नया इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनका मुनाफा अच्छा होगा, टर्नओवर बढ़ेगा। कभी कभार इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इंडियन कंपनी अच्छा कमा रही है, और यही कारण है कि आज स्टॉक मार्केट 70,000 से ऊपर घूम रहा है। सवाल अब इस बात का है कि जब इन्वेस्टर्स इतना पैसा कमा रहे हैं तो सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्याज देने का भी पैसा नहीं है, और खर्चे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल हमने फिर प्रोमिसेस जरूरत से ज्यादा कर रखे हैं, करीब 100 के आसपास स्कीमें चल रही हैं सरकार में। तो स्थिति ये है आज कि आपको पैसा चाहिए तो दो ही तरीके हैं कि जहां पे पैसा बन रहा है, जिसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है, अगर उसमें से हम एक डब्बा और निकाल लेंगे, एक बाल्टी पानी भर के और निकाल लेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा उस समुद्र में। सरकार भी यही सोच रही है। तो यही कारण है कि आज जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया वो उसी का कारण है कि भाई हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो आपकी कमाई का, और उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। जो वीक ट्रेडर्स हैं वो जरूर एग्जिट करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। आप देखेंगे महीने 2 महीने बाद वापस स्टॉक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मार्केट है ये बहुत वैसे अगर आज का भी ट्रेंड देखें तो पहले तो 1250 बल्कि 1260 पॉइंट्स सेंसेक्स टूटा, और बाद में वो 90 पॉइंट ऊपर चला गया और फाइनली 73 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, विच इज फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये तो ट्रेंड एक दिन में ही देखने को मिल गया। देखिए, जो आदमी बाजार को समझता है, जो फंडामेंटल्स पे ध्यान करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट आया, बजट चला गया, कोविड आया, कोविड चला गया। मैं अपना अनुभव बताता हूं, हमने तो आज तक एक शेयर नहीं बेचा सर। आने दो कोविड, जी, कि हिंदुस्तान का व्यवधान जो आ गया। हाँ, जो एक सेकंड के लिए फंडामेंटल, आप गायब हो गए। हाँ वो थोड़ा सा है। तो मेरा ये कहना है सर कि जो भारत का फंडामेंटल है, पॉपुलेशन और सो कॉल्ड ग्रोइंग इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर बुलिश फैक्टर्स। दुनिया में कहां सर 144 करोड़ का बाजार आपको मिलेगा हिंदुस्तान के अलावा, बताइए। तो हम लोग अगर पीछे हैं तो अपने ही गलत कानूनों के कारण, गलत नीतियों के कारण। अदरवाइज इस देश में पोटेंशियल बहुत है, हम उसको ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, ना हम उसके लिए ढंग से पॉलिसीज बना पा रहे। जी, अब मैं आपसे कहूँगा कि अब आप जो है वो दूसरा चोला ओढ़ें, और दूसरा चोला ओढ़ के ये बताएं कि आज के बजट के बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, बेस्ट पॉइंट तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार जो बजट है उसमें जो अच्छा काम हुआ है वो है कि टूरिज्म को फोकस किया गया काफी। टूरिज्म, खासकर हिंदुस्तान में जितना टूरिज्म पोटेंशियल है उसको आज तक हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सिर्फ हमने ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किला और 2 4 5 चीजों के अलावा हिंदुस्तान में टूरिज्म कभी समझा ही नहीं। अब ये कांग्रेस की रणनीति रही होगी कि भाई हिंदू तीर्थ स्थानों को हम पॉपुलराइज नहीं करेंगे, तो उन्होंने देश का नुकसान किया।
क्योंकि अगर टूरिज्म सेंटर डेवलप हो जाते तो विदेशी टूरिस्ट आता, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती, लोगों को रोजगार मिलता, स्टेट को रेवेन्यू मिलता, ये विन विन सिचुएशन सबके लिए थी। क्या सोच के हमने आज तक 70 साल में टूरिज्म पे उतना सीरियस दिमाग नहीं लगाया, ये समझ से परे। क्योंकि टूरिज्म तो एक ऐसी चीज है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करना। अगर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था तो हुआ था, उसमें आपकी पॉलिसी बदलने से वहां तो बदलने वाला कुछ नहीं है। कम से कम वहां के इकोसिस्टम को आप मेंटेन करते, अच्छे होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे म्यूजियम, वहां को लाइट एंड साउंड करके अच्छी तरह से अट्रैक्टिव बनाते, ताकि स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, टूरिस्ट जो लोग हैं हिंदुस्तान में बाहर जाते, घूम फिर के आते। भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने सरदार पटेल साहब की स्टैचू बनाई गुजरात में नर्मदा के किनारे, करोड़ों लोग उस वहां विजिट कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल क्रिएशन है, जिसका कोई खास अदर देन सरदार पटेल और मोदी जी को बनाने का उसका योगदान है, उसके अलावा तो कोई और सेंटिमेंटल और कल्चरल वैल्यू या रिलीजियस वैल्यू नहीं है उसकी। वो तो एक मॉन्यूमेंट है, और वो भी आर्टिफिशियली रिसेंटली क्रिएटेड है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में इतने सारे रिलीजियस और सेंटिमेंटल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, अगर हमने उनको बनाया होता तो समझिए कि कितना होता। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, दिल्ली का अक्षरधाम, ताजमहल से ज्यादा विजिटर अक्षरधाम आते हैं आज। मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ से ऊपर विजिटर्स आता होगा अक्षरधाम में साल में। अब अगर अक्षरधाम एक है और इतना विजिटर आ रहा है, आप समझिए कि उसके कारण दिल्ली की इकोनॉमी में कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। एक लोटस टेम्पल है, वहां कितने लोग जा रहे हैं। पहले सिर्फ आपको दिल्ली में कुतुब मीनार बोला जाता था, आज 3-4 ऐसे अच्छे मॉन्यूमेंट हो गए। अगर हर जिले में वहां की खासियत को देखते हुए अगर वहां पे टूरिज्म डेवलप किया जाए, तो कम से कम 1000 परिवार ऐसे होंगे हर जिले में जिनको बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, और जो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा, चाहे ट्रांसपोर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, टूरिस्ट गाइड्स में, वगैरह वगैरह, वो मल्टीप्लायर फैक्टर उस पूरे शहर को बदलेगा। आप अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या में चेंज आया, वाराणसी देख लीजिए, विंध्याचल देख लीजिए, मैयर जैसी छोटी जगह आप वहां देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इस बजट में दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, जो गांव के अंदर और हमारे समाज में जो झगड़े की जड़ होती है, वो होती है लैंड ओनरशिप को लेकर, जो डिस्प्यूटेड रहती है हमेशा। भाइयों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में झगड़े चलते रहते हैं एसेट को लेके। अब अगर इसका डिजिटाइजेशन हो जाता है, झगड़े नहीं होंगे। कौन किसको बेच रहा है, जो कब्जे हो जाते हैं, लॉलेसनेस है, जितने भी गुंडे हैं और जिनको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, उन सबका वो गुंडागर्दी क्यों होती है? दूसरों की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, और तो कोई कारण नहीं है ना गुंडागर्दी का। अगर वो सब डिजिटाइज हो जाता है तो आपकी गुंडागर्दी भी खत्म होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंप्रूव होगी, जो आपके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें कमी आएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है कि अब इनोवेशंस और रिसर्च को लेके एक अच्छा प्रयास किया गया, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये कहा गया है कि हम वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, और 1 लाख करोड़ का जो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च और इनोवेशन है, वो भी हम देंगे। अब सवाल इस बात का है कि प्राइवेट सेक्टर में ये पैसा मिसयूज ना हो, गलत हाथों में ना जाए, इसकी ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी पैसा मिलता है, रिसर्च की ग्रांट्स अभी भी मिलती है, लेकिन जो कमेटीज होती हैं वो अपनी टेंशन बचाने के लिए कि कल को सीबीआई ईडी की इंक्वायरी हमारे खिलाफ ना शुरू हो जाए, उन्होंने एक बहुत सस्ता रास्ता निकाल लिया है। कोई भी प्लानिंग होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट R&D के लिए प्रोजेक्ट आता है, वो आंख बंद करके चुपचाप सरकारी यूनिवर्सिटी IITs को दे देते हैं कि भैया हमने दे दिया, अब तुम जाओ, आपको प्राइवेट पार्टनरशिप लेनी है आप ले लो।
अब होता क्या है कि जहां टैलेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि सारा टैलेंट आईआईटी के कैंपस के अंदर ही हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, एक से एक टैलेंट लोग कैंपस के बाहर भी है, उनको मौका नहीं मिलता। तो ये पूरा सिस्टम एक हिसाब से रेंट सीकिंग का बन गया है कि भाई आईआईटी अप्लाई करेगा, उसको 15, 20, 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगे, चाहे उसको कोई यूज करे या ना करे, उसका इनोवेशन समाज को, एमएसएमई को मिले या ना मिले, इसको कोई नहीं देख रहा। और प्राइवेट सेक्टर को हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जैसे ही हमने मान लीजिए XYZ को दिया, तो एबीसी कोई भी आदमी कोर्ट पहुंच जाएगा, सीबीआई में कंप्लेंट करेगा, देखिए जी ये पक्षपात हुआ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाता है तो जो सरकार ने इनोवेशन और रिसर्च पे, R&D पे जो 1 लाख करोड़ रखा है, इसका बहुत पॉजिटिव असर है। और इसमें एक कंडीशन जोड़ देनी चाहिए कि जो भी R&D होगा उसमें आपको एमएसएमई को साथ लेके ही चलना होगा, उनकी नीड्स को एड्रेस करना होगा। साइंटिस्ट अपने दिमाग से ना करे, पहले प्रायोरिटी में वो करे जो इंडस्ट्री की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ऑन ग्राउंड, पहले उनका समाधान ढूंढा जाए, बाद में फिर आप अपने विश लिस्ट पे काम करिए। तो ये सवाल है जिसको देखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट कैपिटल आपको चाहिए, तो एफडीआई आना है, प्राइवेट कैपिटल आना है, इसको आप स्मूथ करिए। आपका जो इंस्पेक्टर राज है, ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है, उसको हटाने के लिए आपने कौन कौन से कानून बदले, इसको तो सार्वजनिक करिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में ये 20 जगह पे करप्शन के रास्ते थे, हमने इसमें से 15 बंद कर दी। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर ये 20 रास्ते थे भ्रष्टाचार के, हमने इसमें से 18 बंद कर दिए और ये कानून बदल दी। कुछ कागज तो दिखाओ जनता को, कुछ कानून बदले हुए दिखाओ तो सही। सिर्फ ये कहना कि हमने 9000 पुराने कानून बदल दिए, कौन सा? मेरे को तो आज तक एक नहीं दिखा। आज भी वही इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वही रिश्वतखोरी हो रही है, वही मंथली बंदा, बदला क्या? मुझे तो नहीं समझ में, कौन से कानून हटाए आज तक समझ में नहीं। तो ये बात समझने की है सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो सरकार ने आगे, जी, इसको अगर एग्जीक्यूट ढंग से होगा तो इसका फायदा। अच्छा, ये एक पहले बताएं मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, फिर ये बताएं कि मिडिल क्लास जो है हर बजट में टैक्स कंसेशन ही क्यों मांगता रहता है, और ये जिस प्रकार के मिडिल क्लास के जो टैक्स एग्जेम्पशन के एक्सपेक्टेशंस हैं, यदि वो हर बजट में ग्रांट कर दिए जाएं तो फिर को टैक्स का जो स्लैब है वो कहाँ पहुंच जाएगा? देखिए सर, एक्चुअली जो मिडिल क्लास है हिंदुस्तान में, जो टैक्स कंसेशन मांगता है, उसका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है? ना तो वो वोट बैंक है, ना वो मनी बैंक है पॉलिटिशियंस के लिए, तो उनकी सुने क्यों? पहली बात, इसलिए वो चिल्लाते रहते हैं। जैसे वो चुनाव के समय में भी ड्राइंग रूम में बैठ के शोर मचाते हैं, ऐसे ही बजट के समय में भी वो चर्चाएं सिर्फ ड्राइंग रूम तक करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और पॉलिटिशियन इस कमजोरी को जानता है मिडिल क्लास की, कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन टीवी चैनल पे कर लेंगे, ड्राइंग रूम में कर लेंगे, इसके आगे इनकी औकात नहीं। ना ये सड़क पे आ पाएंगे किसानों की तरह, मजदूरों की तरह, और ना इनके पास इतना पैसा है कि ये वोट खरीद सके या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सके और पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर सके। इतनी हिम्मत मिडिल क्लास में नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा कि हर बार टैक्स कंसेशन मिडिल क्लास क्यों मांगता है, उसका कारण बहुत सिंपल है। मिडिल क्लास, जो सैलरीड क्लास की जो मैं बात कर, सैलरीड क्लास की इनकम है फिक्स, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब इनकम या उसकी इंक्रीमेंट उतनी नहीं हो रही है जिससे उसके खर्चे पूरे हो सके, और महंगाई बढ़ती है तो उसे एक ही उम्मीद करता है कि भाई साहब जो पैसा सरकार ले रही है वही कम कर लो, कुछ बच जाएगा। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। उदाहरण के लिए, आज भी जो टैक्स रिफॉर्म हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई 17,500 करोड़ रुपए साल का बचेगा। सर, सबसे लोअर ब्रैकेट क्या है आपका टैक्स फ्री वाला? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में आपका इन्फ्लेशन है 6%। कितना हुआ? 18,000 रुपए। तो जो आपने टैक्स रिफॉर्म करके 17,500 रुपए बचाए एक सैलरीड पर्सन के, वो तो जो टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए भी बराबर नहीं, उसकी भी महंगाई उसको मार खा रही है।
तो ये तो मजबूरी थी, अगर नहीं देते तो ये टैक्स बढ़ाने वाली बात थी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ गया ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिग्रेडेशन होना मतलब कि जिसको ये कह सकते हैं कि वो उसको आप हटा ही नहीं सकते थे। तो जो ये टैक्स रिफॉर्म किए गए ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो चुका है। तो जो आज निर्मला जी ने कहा कि हमने 17,500 रुपए पर पर्सन या पर सैलरीड पर्सन आपको बचेगा, मैडम ये इन्फ्लेशन में निकल चुका, बचा कुछ नहीं उसके पास, ये तो जा चुका पहले ही। तो वो तो वहीं का वहीं है, आपकी इस लॉलीपॉप से कोई फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि मिडिल क्लास परेशान रहता है कि भैया टैक्स घटा दो, टैक्स घटा दो। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, अगर आप देखें तो आज जो इनकम टैक्स है, अगर मैं कंसोलिडेटेड बात करता हूं, हिंदुस्तान में इस बजट के हिसाब से इनकम टैक्स इज मोर देन द टोटल कॉर्पोरेट टैक्स। ये इंटरेस्टिंग बात है। जो कॉर्पोरेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर रनिंग फॉर प्रॉफिट, और इनकम टैक्स वो है जो सेल्फ सस्टेनिंग के लिए नौकरी कर रहा है, वो अपनी जेब से पैसा ज्यादा दे रहा है बनिस्बत की जो प्रॉफिट कमा रही है संस्थाएं, वो उनका कंट्रीब्यूशन बजट में कम है। इस डेटा को भी समझना पड़ेगा। ये हकीकत है, और सरकार को इसीलिए जो अभी चल रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू थिंक वेरी सीरियसली कि इकोनॉमी कहां जा रही है। जी आइए, चलिए दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो उनसे अब हम प्रश्नों से 2-4 होते हैं। पहला प्रश्न है अक्षय पाटिल जी का, यहाँ भी बड़े फैसले मिसिंग, आई कांट वेट फॉर डॉक्टर शाह टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन टू बोथ, इज ग्रोथ बेस्ड मॉडल द ओनली आंसर टू इंडियाज ग्रोथ? फिर तो पिसेगा ही कोई ना कोई हर बार, बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड मॉडर्न मॉनेटरी थियरी डिमांड्स। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का बाजार बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया यहां आती है, प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट लेके विदेश चली जाती है। आप स्टॉक मार्केट का डेटा उठा के देख लीजिए, इवन आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठा के देख लीजिए, एक्नॉलेज है कि यहाँ पे विदेशी पैसा आता है, स्टॉक मार्केट में कमाता है और वो वापस अपने देश ले जाते हैं। तो कुल मिला के हमारा दोहन हो रहा है। सवाल इस बात का है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इतना खराब क्यों है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, ट्रेडिंग करने को तैयार है। हम अपने इंस्पेक्टर राज में भैया फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हम चाइना से लाएंगे, बेचेंगे, अपना प्रॉफिट घर में रखेंगे, कंपनी को लिस्ट कराएंगे, वैल्यूएशन लेंगे, थोड़ा पैसा वहां भी कमाएंगे और मजे करेंगे। अब मोदी सरकार अगर करप्शन को ग्राउंड लेवल पे कम नहीं कर सकती तो स्थिति नहीं सुधरेगी। आप कहते रहिए कि करप्शन कंट्रोल में है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जो लोग इंडस्ट्री में है कोई मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट जो लोग मोदी जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने करप्शन कंट्रोल कर लिया। हाँ, टॉप लेवल पे शायद, मैं भी वहां भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन स्थिति गंभीर है। नहीं तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि दूसरे लोग फायदा उठाएंगे और हम पिसेंगे। Vignesh Prabhu, Skill India and Smart City are the biggest failure. Again, two regional parties took good pie. Middle class shown middle finger. They may stay out of voting in upcoming elections. Looks like government stagnated. देखिए, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटी, मैंने एक ही बात कही कि पॉलिसी अनाउंस करना बहुत आसान है। मोदी साहब से एक ही निवेदन है कि आप जो भी अनाउंसमेंट करते हैं कम से कम उसका एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग तो इंश्योर कर दीजिए। अगर वो किया होता, स्किल इंडिया के नाम पे आपके हर मंत्रालय ने दुनिया भर के तमाशे किए, क्वालिटी ऑफ स्किल क्या थी? किसी काम के नहीं थे। सिर्फ खाना पूरी करना, प्राइम मिनिस्टर को ये बताना कि देखो हमने 5 लाख आदमी तैयार कर दिए, 20 लाख कर दिए, 1 करोड़ कर दिए, और प्रधानमंत्री जी अपने अगली भाषण में बोलते हैं देखिए हमने 30 लाख लोगों को या 3 करोड़ लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट दे दिया। ये मजाक है।
एक स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं, उसके बाद भी लोग ढंग से काम नहीं कर पाते। यहां आप एक एक लेक्चर करके कह रहे हो स्किल इंप्रूवमेंट कर दी, ये इससे बड़ा धोखाधड़ी कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है मोदी साहब को अब थोड़ा सा पॉज लेके एनफोर्समेंट पे और क्वालिटी मॉनिटरिंग पे, सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। अब घोषणाएं बहुत हो चुकी, उन पे क्रियान्वयन पे फोकस किया। जी, अगला प्रश्न है, यस सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारी बाल्टी मिडिल क्लास से ही निकालोगे? प्रॉपर्टी से इंडेक्सेशन हटाना कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन को लेके सवाल अब ये आता है कि आप जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो कितनी पुरानी है, कब है, कितने में खरीदी है, क्योंकि इस पे अलग अलग मत है, कैलकुलेशंस के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो डिपेंड करता है, मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक रास्ता है, और जब आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। अब आप किस साइड में हैं ये डिपेंड करता है। तो दोनों बातें हैं, इसको मैं ओवरऑल ब्लैंकेट बात नहीं कहूंगा कि इट इज राइट और रॉन्ग, सिचुएशन वाइज भी देखना चाहिए। नेक्स्ट, विजय सिंह जी, धन्यवाद। कार्तिक गदम जी, राम जी, डू यू थिंक iron fist attitude of Yogi ji is good to become a PM? Rigid attitude of Yogi ji might be exploited by the West. तो जो सॉफ्ट एटीट्यूड है वो नहीं हो रही क्या एक्सप्लॉइट? जी देखिए, विजय जी। जहां बात है योगी जी की, देखिए दुनिया में ना आपको एसर्टिव लीडर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। हम ये नहीं कहते आप किसी के खिलाफ हो, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ की बात आती है तो फिर वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। अल्टीमेटली अगर आप सबको बराबर करके देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात वेस्ट एक्सप्लॉइट करेगा, अगर जनता आपके साथ है तो वेस्ट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड करता है कि देश का नागरिक उस डिसीजन को, लीडरशिप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। वहां पे भी आम आदमी भी छोट, जिसे कहते हैं ना कि लॉलीपॉप के लिए या शॉर्ट टर्म गेम के लिए एक अच्छे लीडर के डिसाइसिव डिसीजंस को इग्नोर करके और लॉलीपॉप की तरफ भाग जाता है, तो ये फिर देश की जनता की बदकिस्मती है या उनकी अपनी सोच है। तो ये दोनों बातें हैं। मुझे लगता है कि जो दुनिया चाहती है वो एक डिसाइसिव असर्टिव लीडर चाहती है, जो डायरेक्शन दे सके, जिम्मेवारी ले सके। यश जी कह रहे हैं, पुअर बजट, नो रिस्पाइट फॉर मिडिल क्लास, दे हैव किल्ड द वेरी होप ऑफ मिडिल क्लास दैट दे कैन एवर राइज अबव, बीजेपी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम मेट्रो सिटीज। देखिए, पुअर बजट की स्थिति मैंने आपको बता दी कि सरकार के पास पैसा नहीं। इस बजट में भी उनको 16 लाख करोड़ रुपए ब्याज, मतलब बाजार से लोन लेना पड़ेगा, और ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं। तो आप रिस्पाइट की जो बात कर रहे हैं वो कौन सा रिस्पाइट है ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अब सरकार को फाइनेंशियल लॉलीपॉप से हटके एक्चुअल ऑन ग्राउंड फैसिलिटेशन पे काम करना चाहिए। प्राइवेट कैपिटल जो लोग लगाना चाहते हैं उनका रास्ता साफ करें। बीच में से जो आपने कानूनों का मक्खड़ जाल बना रखा है जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता है, जब तक आप उस कचरे को साफ नहीं करेंगे, मिडिल क्लास को ना तो अच्छे जॉब मिल पाएंगे, ना देश को कोई और रास्ता दिखा पाएंगे। तो सिर्फ फाइनेंशियल डोल आउट्स कि हमने इतना पैसा यहां दे दिया, वहां दे दिया, दिस इज नो मोर ए बजट, क्योंकि अब आपके पास कुछ है नहीं। अब आप काम करने पे उतरिए, और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने सही काम किया तो 2 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि मिडिल क्लास की भी किस्मत चमकेगी और सबका फायदा होगा, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आफ्टर ऑल 144 करोड़ आबादी का ये देश है, ये बहुत बड़ा एसेट है हमारे। लेकिन $100 बिलियन का, यानी 11.1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इन्वेस्टमेंट किया। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट किया है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स है। रिकरिंग जो आपकी बात आती है उस इन्वेस्टमेंट्स को यूटिलाइज करने के लिए आपने हाईवे बना दिए, पुल बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, लेकिन उसके आसपास अगर आपके यहाँ फैक्ट्रियां लग जाती, वहां का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेसिंग में चला जाता, किसान को बाजार मिल जाता,
आसपास जो गांव के लोग हैं, छोटे कस्बों के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको जॉब मिल जाता, कुछ आप वहां से हाई एंड मार्केट में माल बेचते, कुछ एक्सपोर्ट करते। एक रोटेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बनाने से क्या होगा अगर वो सड़क खाली है और उसका यूज प्रॉपर नहीं हो रहा है? सिर्फ टोल कलेक्शन के लिए अगर आपने सड़क बनाई है तो वो तो कभी वायबल होगी नहीं। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो इट इज ए एनेबलिंग एनवायरमेंट बट दिस इज नॉट एन आंसर। सड़क जो है वो आपकी, जो कष्ट हो रहे थे पहले, आपको शहर जाने में दिक्कत आ रही थी, वो सुविधा कर देता है। लेकिन अगर उसी सड़क के किनारे में फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और शाम को आगे इंस्पेक्टर कहता है 5,000 रुपए दो, तो सड़क मेरे लिए न्यूसेंस है। पहले वहां इंस्पेक्टर नहीं आता था, उसी सड़क से इंस्पेक्टर आकर रिश्वत मांगता है। पहले वहां सड़क नहीं होती तो इंस्पेक्टर नहीं आता था, तो सड़क का नुकसान भी हो रहा है। इस बात को भी समझिए। तो सड़क आपने बनाई, उससे करप्शन भी स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट, Vignesh Prabhu. Government's total debt has crossed 205 lakh crores. Very dangerous. Inspector Raj is biggest demon in MSME and other sectors. Need of the hour is to strictly monitor and scrap many legacy labor laws and departments. नॉट ओनली लेबर लॉज, सारे लॉज, हर कानून, रजिस्ट्रेशन का, फॉरेस्ट कानून, फूड लॉज, कंज्यूमर एक्ट, आपके जितने भी कानून हैं, हर जगह इंस्पेक्टर है और उसका एक ही काम है, पैसा इकट्ठा करना। सरकार जो ईडी और सीबीआई की बात कर रही है, सारे इंस्पेक्टर को बोले कि हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा, लोग करेंगे ही नहीं। और जो सरकार अब डिजिटाइजेशन कर रही है, बेनामी संपत्ति किसकी किसके खाते में है, आपको समझ में आ जाएगा। हर कानून में जहां पे भी परमिशन है, जहां पे भी डिस्क्रिशन है, वहां सिर्फ करप्शन। इस बात को आप मान लीजिए। नेक्स्ट, Sanjay ji, MC middle class, MC milky cow. Nothing noticeable from this budget. We are paying much more to banks for monthly charges, SMS charges, statement charges, if asked by mail, ATM charges, if used more than 2 times, bank to bank transfer, etc., along with GST. देखिए, तो होता बात ही तो है ना, सही। बैंकों की बात सही कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हम लोग सर्विस की बात नहीं करते, हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉयट किया जाए। आप रातों रात देख लीजिए कि तीनों टेलीकॉम कंपनी ने रेट बढ़ा दिए। क्या बदला था? क्या बिजली के रेट बदले थे? क्या बदला था? अचानक टेलीकॉम के रेट बढ़ाने क्यों पड़े? टीआरएआई क्या कर रहा था बैठ के? उसका काम तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या था? और ये सारी कंपनियां प्रॉफिट में है, टेलीकॉम वाली। इवन एयरटेल का भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 75,000 करोड़ रुपए है, नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ रुपए है। जियो का, रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2.25 लाख करोड़ रुपए। इवन जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसको आप वोडाफोन आइडिया बोलते हैं, उसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,000 करोड़ रुपए है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट ने मूर्खों जैसे डिसीजन लिए जिसके कारण उनके खर्चे बढ़ गए, ब्याज बढ़ गया, इलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स किए, और उसके कारण उनकी नेट बैलेंस शीट नेगेटिव में है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर को क्यों पीस रहे हो भाई? मूर्खों वाले काम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने लिए थे, इसीलिए वो डेड एसेट्स बन गए या लाइबिलिटीज बन गई, लेकिन आप पीस रहे हो कस्टमर को। आगे चलते हैं। तो ये राहुल भोसले, मोदी कब तक डरेगा और रिफॉर्म नहीं करेगा? जब तक आप आवाज उठाओगे। नेक्स्ट, ध्रुव मुखोपाध्याय, सर, इज दिस गोना अफेक्ट बीजेपी इन 2029? अरे उसके बीच में तो अभी 4-5 बजट और है भाई। बहुत कुछ आना है। नेक्स्ट, प्रीस्ट ऑफ मार्स, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा क्योंकि इससे जाति समूहों को फायदा होता है और वे अधिशेष पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। इस देश में कभी कुछ नहीं सुधरेगा। ये तो थोड़ा ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गया भाई। देखिए, सुधार नेक्स्ट, होगा। सवाल ये है कि हम रिएक्टिव होंगे या प्रोएक्टिव होंगे, फर्क इतना। नेक्स्ट, नितिन बंसल, नमस्कार सर, आप लोग ट्रू नेशनलिस्ट हैं, अपनी लाइफ रिस्क पे रखकर देश की सेवा कर रहे हैं। एज यू ऑल एक्सपोज जिहादीज एंड पीसफुल्स ओपनली एंड एज अ बिजनेसमैन,
बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में ब्लड बाथ है। 5,000 का 50,000 मांगते हैं, वो भी सही काम के। ले लीजिए, आ गया आपके पास। सही बात भुक्तभोगी है। हैं ये। इसमें जो भी बिजनेस में है, चाहे ढाबे वाला हो, कंपनी वाला हो, बिजनेस वाला हो, हर आदमी रिश्वत से परेशान है। और ये बात मोदी साहब को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि ग्राउंड लेवल पे स्थिति बहुत खराब है। मेरे को दुख इस बात का होता है कि क्या आरएसएस के लोगों को नहीं पता, या बीजेपी के वर्कर्स को नहीं पता, आरएसएस की तो अब या जरूरत ही नहीं ना बीजेपी को। नहीं, आपको वो बता रहा हूं ना सर, या बीजेपी के मंत्रियों को नहीं पता, वो इतने मंत्रियों से मिलते हैं, क्या उनको कोई फीडबैक नहीं दे रहा कि ग्राउंड पे कितना बुरा हाल है। यह सुन के ताज्जुब होता है कि जब आपको पता है कि यहां पे इतनी गंदगी है, सफाई कब करोगे। मेरे को ताज्जुब इस बात का होता है कि आप कह रहे हो 18 करोड़ मेरे मेंबर हैं बीजेपी पार्टी में, क्या उन 18 करोड़ को इंस्पेक्टर तंग नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो ये देश के लिए सुखद समाचार है। और अगर वो तंग हो रहे हैं, उन्हीं की सरकार कुछ सुधार क्यों नहीं कर रही, ये अपने आप में एक मिस्ट्री। नेक्स्ट, आदर्श आर्य सर 29 में आ रहे हैं बीजेपी बाय एक्सप्लॉइटिंग मिडिल क्लास लाइक दैट दे आर नाउ फोर्सिंग टू नॉट इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट 20% इन 12.5% too much 30% is also too much in 15 lakh first salary employee. बात तो सही है। देखिए, जिस तरह से इन्फ्लेशन है, जिस तरह से महंगाई है, उसका असर तो चुभ रहा है। और ये इलेक्शन में आपने देख लिया, आने वाले समय में मैंने वही बोला कि अब सरकार को ये सोचना है कि वो रिएक्टिव मोड में काम करेंगे या प्रोएक्टिव मोड में। हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग जब तक सर से ऊपर पानी नहीं निकल जाता, हम लोग हाथ पैर नहीं हिलाते, जी हम नेक्स्ट, तसल्ली डूबने को तैयार है। प्रवीण के was there any steps on widening the tax base? कब तक सैलरीड क्लास को चूसेंगे? डॉक्टर्स, प्राइवेट ट्यूशन ओनर्स, मेडिकल फार्मेसी शॉप्स, किराना शॉप्स ओनर, इनको कब टैक्स ब्रैकेट में लाएंगे? देखिए, टैक्स ब्रैकेट में तो है, अगर टर्नओवर है। अब वो नहीं दिखाते हैं तो अलग बात है। जीएसटी से काफी हद तक कंट्रोल हुआ है वो टैक्स अवॉइडेंस जो होता था। जहां तक बात है टैक्स वाइडनिंग की, तो देखिए स्टॉक मार्केट में टैक्स बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब टैक्स लगाएंगे कहां? जिस पे भी लगाएंगे वहां पॉलिटिकल इशू है। आप टैक्स लगाते हैं तो कोई सरकार में आज इतनी हिम्मत नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि जिस एरिया में टैक्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिच फार्मर्स, क्यों नहीं लगाते आप? क्योंकि आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन भी तो अपनी कैटेगरी को फार्मर बताते हैं ना। आप देख जी लीजिए, वो सारी इनकम जो पॉलिटिकल क्लास अपने बैलेंस शीट में दिखाती है, उनमें से कितने टैक्स कैटेगरीज में है, आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, इसी के साथ अब हम किक्की जी धन्यवाद, आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।